हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोगलेस चैनल। आज की क्लास में हम नेपाल की जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो हमने क्लासेस हैं उसमें भूटान, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हमने स्टैटिक जीके कवर किया है। आप चाहें तो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। हम अपनी जो क्लास है आज की उसको शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो इसके जो नेशनल सिंबल्स हैं और जो बेसिक जो जानकारी है नेपाल के बारे में उसको गेन करेंगे, और बाद में उसकी हिस्ट्री से लेकर के उसके जो करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं इंडिया के साथ में हम उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नेशनल सिंबल्स में सबसे पहले आता है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल है हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल। नेशनल एनिमल काऊ, गाय। नेशनल फ्लावर रोडोडेंड्रोन, जो कि रेड कलर का होता है, और जिस पेड़ के ऊपर ये लगता है उसको भी रोडोडेंड्रोन ही बोला जाता है उस पेड़ को, और वो जो पेड़ है उसको नेशनल ट्री का दर्जा प्राप्त है। जो नेपाल का नेशनल फ्रूट जो है वो है गोल्डन बेरी। गोल्डन बेरी जो है वो नेशनल फ्रूट है नेपाल का। नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल। वॉलीबॉल है नेशनल स्पोर्ट, जिसके अंदर 6 प्लेयर होते हैं एक टीम में। नेशनल करेंसी ऑफ नेपाल है नेपालीज रूपी। नेपालीज रूपी जो है वो करेंसी है नेपाल की, और अपने 62.26 इंडियन रुपीज़ बराबर हैं इनके 100 रुपीज़ के ऑफ नेपाल। मतलब 62 रुपीज़ जो इंडिया की जो करेंसी है उसमें जो 62 रुपीज़ इज इक्वल टू द 100 रुपीज़ ऑफ नेपाल, यानी कि जो करेंसी है नेपाल की वो पुअर है इंडिया की करेंसी से। और जो कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है, और इसी के अंदर सार्क का हेडक्वार्टर है। जो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 1985 के अंदर भी बनी थी, और इसके अंदर 8 कंट्रीज़ आती हैं जो हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका भी इसके अंदर सार्क के अंदर आता है। तो ये है कैपिटल। और जो अभी जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेर बहादुर देवबा। शेर बहादुर देवबा इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, और इससे पहले जो थे वो थे केपी शर्मा ओली जी। और इन्हीं के कारण जो 2020 के अंदर जो कंट्रोवर्सी रही इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उनमें इन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो हमारी जो ये आपस में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आपस में मतलब जो फ्रेंडली बिहेवियर रहा है उसको थोड़ा सा धूमिल करता है। इनके जो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम जो कालापानी डिस्प्यूट है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं बताऊँगा कि इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। और जो प्रेसिडेंट हैं नेपाल के वो हैं विद्या देवी भंडारी जी। विद्या देवी भंडारी जी जो हैं वो है प्रेसिडेंट। और 2008 से जो पहले यहाँ पे मोनार्की थी, जो 2008 के अंदर इसको मोनार्की को ख़त्म कर दिया। और जो पार्लियामेंट है, जो नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसको फेडरल पार्लियामेंट बोला जाता है, जिसके अंदर जो सीट्स हैं वो हैं टोटल 334 सीट्स हैं जो 7 प्रांतों के अंदर बटी हुई हैं। 7 प्रोविडेंस आर देयर इन नेपाल, जिसके अंदर 334 सीट्स हैं। तो ये है कुछ जानकारी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से नेपाल का स्ट्रक्चर है। कुछ एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर तरीके का एक स्ट्रक्चर है नेपाल का। और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो 2 हैं। 2 नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? चाइना है, सेकंड है इंडिया। 2 ही कंट्रीज़ लगती हैं नेपाल के साथ, चाइना और ये इंडिया, बस। और ये जो है नेपाल जो है ये पूरी तरीके से एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि मतलब स्थलरुद्ध देश है, जो पूरी तरीके से मतलब सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो है उसका जो स्थलीय मार्ग है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस वजह से इसकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलता है। ये एक मतलब ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं होके एक मतलब कमज़ोर सा देश है, जिसको मतलब इसको एडवांटेज नहीं है जो सीवेज हैं वगैरह है, मतलब जो पोर्ट्स वगैरह की जो सुविधाएं जो आमतौर पर जो देशों को मिलती हैं जैसे कि इंडिया को मिलती हैं, उस सुविधा का ये फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से एक लैंडलॉक कंट्री है। अभी हम बात करते हैं इसकी जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जो कितने स्टेट्स इंडिया के हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे है ये उत्तराखंड, ये यूके वाला एरिया आता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ये यूपी का है, और ये बिहार,
यहाँ पर ये वाला कुछ हिस्सा, ये वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ये सिक्किम, ये सिक्किम। तो इंडिया की 5 स्टेट्स हैं जो उत्तराखंड, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। जो यूपी है ये सबसे ज़्यादा एरिया शेयर करती है, बाउंड्री शेयर करती है नेपाल के साथ में, 651 किलोमीटर्स की बाउंड्री है। और जो सिक्किम है ये सबसे कम 99 किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर करती है नेपाल के साथ। सो जो 5 कंट्रीज़, जो 5 जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के शेयर करते हैं बाउंड्री। और जो टोटल जो 2 ही कंट्रीज़ हैं, चाइना और जो इंडिया है, यही 2 कंट्रीज़ हैं जो नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अभी हम बात करते हैं हिमालयन जो श्रेणी है, हिमालय श्रेणी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हिमालय जो है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। शिवालिक जो है ये इसकी सबसे नई श्रेणी मानी जाती है, और जो ग्रेट हिमालय है ये सबसे पुरानी श्रेणी मानी जाती है। इसी के जो ग्रेट हिमालय है इसी के अंदर जो हमारे माउंट एवरेस्ट है, मैसालू और ये कंचनजंगा या नंदा देवी जैसे जो पर्वत हैं वो आते हैं। और दुनिया के जो टॉप मोस्ट जो 10 जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से मतलब 3 से 4 जो पीक्स हैं वो हिमालयन श्रेणी से ही आती हैं, जो नेपाल के अंदर सिचुएटेड हैं। सो जो इंडिया, जो वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है यानी कि माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है? ये नेपाल के अंदर स्थित है। इसको सागर माथा बोला जाता है नेपाल के अंदर। और जो इसकी जो हाइट है वो है 8,848.86 मीटर, यानी कि 8,848.86 मीटर्स की जो इसकी एक्चुअल जो हाइट है वो है। और इसके बाद में यहाँ पे एक पर्वत है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8581 मीटर की, 8586 मीटर की है। और मैकालू जो माउंटेन है उसकी है 8481 मीटर। ये वर्ल्ड मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये 3रे नंबर की है, 3rd, और ये 5th जो हाईएस्ट पीक है। ये माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, मैकालू 8481 मीटर। ये हैं कुछ डिस्टेंस जो हाइट है जो हिमालय के अंदर पड़ती हैं, जो नेपाल की टेरिटरी के अंदर आती हैं। ये यहाँ पे है कुछ ग्रेट हिमालय पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे एवरेस्ट और यहाँ पर कंचनजंगा जैसी कुछ जो चोटियाँ हैं ये पड़ती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए जो नेपाल है उसी के अंदर जो एक लुम्बिनी नाम की जगह है, लुम्बिनी, ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली मानी जाती है, जो नेपाल के अंदर ही सिचुएटेड है। जनकपुरी भी नेपाल के अंदर ही सिचुएटेड है। और एक कोसी नदी निकलती है हिमालय श्रेणी से ही, जो नेपाल से होकर बिहार के अंदर इस तरीके से फ्लो करती है, जो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि ये हर साल अपना रास्ता बदल लेती है। मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि, मतलब पहले से प्रिपेयर नहीं रहा जा सकता कि किस तरीके से उसका फ्लो होगा। तो इसका लगभग 120 किलोमीटर के दायरे में ये फैली हुई है। ये जो कोसी नदी है, जो 120 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, जो बाढ़ का कारण बनती है बिहार के अंदर। सो ये कुछ थी जानकारी इसके, कुछ जो जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। अभी हम आगे इसके कुछ जो करंट मुद्दा है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं कालापानी डिस्प्यूट के बारे में। ये जो डिस्प्यूट है इसी के थ्रू हम इसकी हिस्ट्री से लेकर के अभी तक के जो करंट जो इशू चल रहा है कालापानी डिस्प्यूट का, कालापानी जो विवाद चल रहा है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम इसकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले 1768 के अंदर जो नेपाल के अंदर एक साम्राज्य स्थापित हुआ, गोरखा साम्राज्य। मतलब ये एक प्रजाति है, लड़ाकू प्रजाति बोला जाता है इसको, गोरखा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकतों को बढ़ाना शुरू किया। और जो नेपाल के जो आसपास की जो जितनी भी जो शिमला जैसे जितने भी जो छोटे छोटे जो प्रदेश थे उनको हड़पना शुरू कर दिया। और 1806 के अंदर इनका युद्ध हुआ। एक संसार चंद नाम के एक राजा हैं जो कांडला के राजा थे, संसार चंद। इन्होंने गोरखा जो
जो सिपाही थे उन्होंने जो स्थानीय जो मुखियाओं के साथ में मिलकर के संसार चंद को हरा दिया और 1806 के अंदर कांडला पर कब्जा करने की कोशिश की। बट ये पूर्ण तरीके से कांडला के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए और 1809 में इनका युद्ध हुआ राजा रणजीत सिंह के साथ में। रणजीत सिंह के साथ में युद्ध हुआ और कांडला को इन्हें छोड़ना पड़ा और इनमें गोरखा जो थे उनकी हार हुई। इसके बाद में गोरखा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो नेपालीज वॉर। कब हुई ये? 1814 से लेकर के 1816 तक चली। ये जो वॉर है ये 1814 से लेकर के 1816 तक चली, जिसका परिणाम जो है एक संधि हुई जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुगोली ट्रीटी 1816 के अंदर हुई। इसी ट्रीटी के अंदर ये मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है कि 1816 के अंदर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सी संधि हुई, तो वो है सुगोली ट्रीटी, जिसके अंदर बॉर्डर डिसाइड हुआ नेपाल और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है उसको डिसाइड किया गया। तो ये कुछ नक्शा मैं बनाता हूँ एक बार इसका। ये कुछ नेपाल का नक्शा है और ये उत्तराखंड है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से एक नदी बहती है जिसका नाम है महाकाली नदी, और यहाँ से इस तरीके से बहती है एक मेची नदी। तो जो नेपाल का जो एरिया है वो महाकाली नदी और मेची नदी के बीच में ही सिमट के रह गया, जिसके अंदर इन्होंने अपनी 2/3 जितनी भी जो ज़मीन थी उसको खो दिया था इसी ट्रीटी के अंदर, यानी कि सुगोली ट्रीटी के अंदर इन्होंने अपनी जो जितनी भी 2/3 से ज़्यादा जो ज़मीन थी उसको खो दिया नेपाल ने। और महाकाली नदी और मेची नदी के जो बीच का जो एरिया है वो डिसाइड हुआ नेपाल और इंडिया के बीच में एज अ बाउंड्री डिसाइड हुआ। बट बाद में ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से ये महाकाली नदी जो है ये बहती है और एक जो नाला है इसका यहाँ से गुजरता है, यानी कि ये वेस्टर्न पार्ट है इस नदी का और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियलाइज़ किया कि हमने जो नेपाल को ये जो हिस्सा है ये दे करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। तो इन्होंने क्या किया, इसे यहाँ से हटा करके ये जो ईस्टर्न जो नाला था, जो छोटा नाला था महाकाली नदी का, वहाँ तक ही इसको 1860 के अंदर इसे ईस्टर्न जो धारा थी महाकाली नदी की यहाँ तक ही नेपाल को सीमित कर दिया। और बड़ी चालाकी से इन्होंने वेस्टर्न जो पार्ट है उसको इंडिया के अंदर मिला दिया, यानी कि उत्तराखंड का जो पार्ट बता दिया, जिसके अंदर ये विवाद हुआ। जो अभी जो विवाद का जो कारण जो बना हुआ है वो यही कारण है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये जो धारा थी ये मेन धारा थी इसकी महाकाली नदी की, और ये एक पतली धारा है जो बाद में जो 1860 के अंदर जो अंग्रेज़ों ने इसको बदल दिया था। ये यहाँ पे एक जगह पड़ती है लिम्पिया धुरा, और ये जो हिस्सा है ये है काला पानी, और यहाँ पे एक लिपुलेक पास पड़ता है, और ये काला पानी वाला एरिया है जो अभी डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। क्योंकि 2020 के अंदर अभी इंडिया ने एक रोड इनोवेट किया है यहाँ पे, जो कैलाश जो मानसरोवर के लिए जो जितने भी यात्री जाते हैं उनके लिए एक रोड का निर्माण किया है 2020 के अंदर। तो इसलिए जो नेपाल है उसने एक मतलब आपत्ति जताई है कि आपने हमसे पूछ के यहाँ पे अपना रोड क्यों नहीं बनाया, यानी कि हमारी सहमति क्यों नहीं ली इसके अंदर, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमेशा से ही इसके ऊपर नेपाल का ही अधिकार है, इनका मानना ये है। बट इंडिया का मानना ये है कि 1860 के अंदर जब इसको यहाँ से हटा दिया गया था, ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसको हटा दिया गया था, फिर उसके बाद तो 1947 के अंदर इंडिया आज़ाद हो गया। फिर 1990 के अंदर जब नेपाल के अंदर जो डेमोक्रेसी आई, पहली बार जो डेमोक्रेसी है नेपाल के अंदर वो 1990 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, तब भी इन्होंने कोई भी इशू दिखाया नहीं। और बाद में अभी जाकर के 2020 के अंदर इन्होंने आपत्ति जताई कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक है ट्रीटी, जो नेपाल की जो ट्रीटी है वो यहाँ तक आती है। सो ये कुछ काला पानी विवाद के बारे में है। इन्होंने ये जो नेपाल है, ये जो लिपुलेक पास है, काला पानी वाला जो एरिया है, और ये जो लिम्पिया दूरा तक जो एरिया जाता है, ये 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसको ये अपनी ट्रीटी बताता है। तो ये कुछ जानकारी थी काला पानी डिस्प्यूट के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आपने आज नेपाल के जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।